हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आपने बनाई, जो हम यूज में लेते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आपकी लाइट ईयर है, पारसेक है, किलोग्राम के लिए टन बनाया था, क्विंटल बनाया था, टाइम के लिए डे, सेकंड तो हमारी ऑलरेडी है, सेक, 1 सेक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेकंड, ये सब यूनिट्स थी। इसके प्रीफिक्स और सफिक्स भी हमने आपको बताए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें हम ये जो यूनिट हमने बनाई है इनका यूज कैसे करेंगे, इनको मेजरमेंट में हम कैसे लेके आएंगे, यूज कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के अंदर देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। दो मेथड होते हैं हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए। एक होता है डायरेक्ट मेथड। देखिए यहाँ से मैं बनाता हूँ। एक तरीका है आपके पास में, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये है आपका डायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो है वो है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो इन दोनों को हम पहले समझेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को हम समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, उसके बाद में इनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में यूजुअली जो यूज लेते हैं तरीका डिस्टेंस को मेजर करने का, जिसके अंदर एक स्केल का यूज होता है। वो स्केल जो है वो किसी भी यूनिट में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है। उस स्केल का हम यूज करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। ये तो है हमारा डायरेक्ट मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास में एक स्केल है, ये रही स्केल। ये देखिए 1 मीटर लंबी स्केल है मेरे पास में, ये है आपके सामने स्केल है। जैसे मैं इस बोर्ड के इस एंड से लेके उस एंड तक की अगर मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस स्केल को लूँगा और इस तरीके से इसका मेजरमेंट करूँगा। जैसे यहाँ पे आया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये मार्क किया, और फिर दोबारा से यहाँ आया मैं और यहाँ से मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से, और फिर एक बार दोबारा से आगे गया और यहाँ से मैंने मार्क कर दिया। तो जब मैंने देखा तो ये बोर्ड जो है ये मुझे 2.5 मीटर लंबा मिला। 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर, क्योंकि ये पूरी जो स्केल है ये कितनी है, 1 मीटर की। तो 2 टाइम्स तो ये स्केल आ गई, और थर्ड जो रीडिंग थी उसमें ये हाफ आ रही थी, 50 सेंटीमीटर आ रही थी। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। इसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली जो हम यूज करते हैं तरीका, जो मेथड हम यूज करते हैं उसी को हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसी स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं। अब अगर हम बात करें माइनर मेजरमेंट की, मतलब छोटे मेजरमेंट जो हैं उनकी अगर हम बात करें, तो इस डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास 2-3 ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम यूज में लेते हैं। वैसे देखा जाए तो जब मैं 11th क्लास में था, ये बात है तकरीबन 1999 के आसपास की, तब जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ इसका काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन आता था फिजिक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद में इसको सॉर्ट करके और एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपके यहाँ पे डाला गया है। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकली भी इसको करवाया जाता था। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा आपने, स्फेरोमीटर का नाम सुना होगा आपने। ये सब प्रैक्टिकल में आते थे हमारे यहाँ और थ्योरेटिकल भी आते थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें जो माइनर मेजरमेंट करने पड़ते हैं हमें, छोटे वाले बारीक बारीक मेजरमेंट, उनके लिए हम यहाँ पे 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नंबर 1 होता है वर्नियर कैलिपर्स, ये होता है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो होता है स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज, और नंबर 3 जो है वो है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर इस तरीके से ये माइनर मेजरमेंट के लिए यूज में ली जाने वाली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिजिकली आपको यहाँ पे इनको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये एक मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से देखिए आप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में, आपको नज़र आ रहा होगा। एक और इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये एक और इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में, नज़र आ रहे होंगे आपको, अच्छे से देखिए। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से हम माइनर्स जो मेजरमेंट होते हैं, एमएम के भी कई हिस्से वाले, मतलब एमएम के भी पार्ट, उनका मेजरमेंट करने के लिए हम इनको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को यूज में लेते हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। स्फेरोमीटर भी होता है। स्फेरोमीटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उसको भी मैं दिखाता आपको, और उसका भी यूटिलाइजेशन होता है, स्लोप के लिए उसको यूज में लेते हैं। अब इनका जो मेजरमेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इनके मेजरमेंट की जो रेंज होती है वर्नियर कैलिपर की, वो मिनिमम रेंज होती है 0.1 mm। कितनी होती है? 0.1 mm, ठीक है, मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज की जो होती है वो होती है 0.01 mm। आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना कम जो मेजरमेंट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। और फिर स्फेरोमीटर होती है आपकी। स्फेरोमीटर का जो, जैसे हम एक गोला लेते हैं, गोला, उसके ऊपर लगता है वो, उसके 3 अलग अलग पॉइंट होते हैं, बीच में एक और रोटेटरी पॉइंट होता है, उससे हम उसकी जो गोलाई है उसको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं स्फेरोमीटर को। तो उसमें भी हम माइनर रीडिंग को हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हुआ। अब अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ये तो हमने डायरेक्ट मेथड की बात की जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है सारी चीज़ें। अब अगर हम थोड़ा सा इस साइड में चलें, इनडायरेक्ट मेथड की साइड में, ये लीजिए इनडायरेक्ट मेथड है आपका, इनडायरेक्ट मेथड। इस इनडायरेक्ट मेथड की साइड में अगर हम चलें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। कौन कौन से पार्ट होते हैं दोनों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है 1 डायमेंशनल फिजिक्स। कौन सा होता है? 1 डायमेंशनल फिजिक्स। ये होता है एक पार्ट आपका 1 डायमेंशनल फिजिक्स। दूसरा जो पार्ट है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दूसरा पार्ट जो है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से और 1 डायमेंशनल फिजिक्स के तरीके से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास में ये बुक है, देखिए आप, ये एक बुक पड़ी है मेरे पास में, और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये बुक अपने साथ लेके आया था यहाँ पे। अब इस बुक के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास में ये एक पेज है, इस पेज की थिकनेस क्या है ये मेरे को बताओ आप, ठीक है? इस पेज की थिकनेस क्या है ये मुझे आपसे पूछनी है, आप बताइए मुझे इसकी थिकनेस क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमें समझनी है। तो इसकी थिकनेस बताने के लिए हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या किया, जैसे मेरे पास में ये स्केल है, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये स्केल है। इस स्केल से तो मैं इस एक पेज की जो थिकनेस है वो मैं मेजर कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने एक दिमाग से, अपने माइंड से एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला? मैंने इस पूरी बुक की थिकनेस को मेजर किया, यहाँ से ऐसे मेजर कर लिया, देखिए यहाँ से। और ये जो मेजरमेंट है मेरा, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको मेजर कर लिया। ये लगभग 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर का। ये देखिए हमने इसको मेजर कर लिया। नहीं 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट आया टोटल थिकनेस। अब इस टोटल थिकनेस के अंदर मेरे को एक पेज की थिकनेस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके नंबर ऑफ पेजेज, टोटल नंबर ऑफ पेजेज काउंट कर लूंगा और 1.5 सेंटीमीटर में उससे डिवाइड कर दूंगा, तो एक पेज की थिकनेस आ जाएगी। समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। ये होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आपने बोला कि सर ये तो बुक थी और इस बुक को तो आपने इस तरीके से अपने माइंड से एनालिसिस करके और आपने इसको थिकनेस, पेज की थिकनेस बता दी कि इतनी होगी इसकी पेज की थिकनेस। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग या आप इसको स्केल के थ्रू नहीं मेजर कर पाए, उस केस में आप क्या करोगे? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत सारे पहाड़ों के बीच में खड़ा हूँ। आपने देखा होगा मूवीज़ में कोई कैंडिडेट है, वो पहाड़ों में, वादियों में आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ जो वो रिफ्लेक्ट होके वापस से सुनाई देती है, डबल 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 ऐसे, मतलब इको टाइप में हो जाती है। तो उसी चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं, उसी एग्जाम्पल को। तो सपोज कीजिए मैंने पहाड़ों के अंदर आवाज़ लगाई ज़ोर से, और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई, मैंने एक स्टॉप वॉच ले रखी थी, स्टॉप वॉच में टाइम को मैंने स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच में, ठीक है। आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद में मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, और फिर वो आवाज़ जाती है और फिर वापस आके रिफ्लेक्ट होके पहाड़ से टकराती है, फिर वापस मेरे पास आती है। जैसे ही मेरे कानों में दोबारा वो आवाज़ गूंजती है, मैंने ठीक उसी टाइम में क्या कर दिया, स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया और उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया। एक चीज़ नोटिस की, ठीक है। तो अब देखिए उससे क्या होगा, हमें पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, साउंड वेव। क्या है वो? साउंड वेव है वो। और साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये होती है 330, 320 जो भी है, ठीक है। मीडियम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, लेकिन हमने तो एक एयर के लिए लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। तो साउंड वेव की स्पीड हमें पता चल गई। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास 330 है। सपोज कीजिए कि वो जो साउंड है वो पहाड़ से टकराकर वापस आया, तो स्टॉप वॉच में जब हमने देखा तो वो 3 सेकंड आया। तो डिस्टेंस कितनी आई? डिस्टेंस आई आपके पास में 330 को 3 से 990 आ गई, 990 मीटर इतनी आ गई। अब 990 मीटर तो आई, लेकिन ये क्या परफेक्ट है? अभी ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो साउंड वेव है उसने तो डबल डिस्टेंस कवर की और हमने तो यहाँ पे डबल निकाली है। एक बार वो गई फिर वापस आई, तो हमें इसका हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ कैसे करेंगे? हाफ करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाई 2 इज इक्वल्स टू एस मतलब एक साइड के डिस्टेंस। तो 990 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 445 मीटर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक तरीका हो गया हमारे पास में, ये एक मेथड हो गया है। अब इस मेथड में हमने किस फिनोमेना को यूज में लिया? इस मेथड के अंदर हमारे पास में एक तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना काम में आया। रिफ्लेक्शन मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, वो फिनोमेना हमारे काम में आया। दूसरी चीज क्या काम में आई? हमारे पास एक वेव काम में आई, ठीक। तीसरी चीज क्या काम में आई? स्टॉप वॉच, जिसको हमने यूज में लिया था। चौथी चीज क्या काम में आई? सोर्स और ऑब्जर्वर, जो आप खुद थे। मतलब आपने साउंड को प्रोड्यूस किया, आप सोर्स बन गए, और ऑब्जर्व भी आपने किया तो आप ऑब्जर्वर भी बन गए। तो ये जो कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो हम उस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ये चीज हो गई आपके पास। तो हमें इसके बारे में इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें समुद्र की गहराई नापनी है, ठीक है ना, मतलब उसके सरफेस से लेके उसके बॉटम तक की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो कितनी है, ये नापनी है। सपोज कीजिए आप, तो उस केस में हमारा जो साउंड है वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है और उस साउंड की जो एनर्जी है वो बहुत कम है। तो वो तो अगर मान लो बाय द चांस वो नीचे पहुंच भी गया पेंदे तक या बॉटम तक, तो उस केस में वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं वेव ही यूज करेंगे, लेकिन कैसी होगी? अल्ट्रासाउंड वेव।
कैसी होगी? अल्ट्रासाउंड वेव। और उस अल्ट्रासाउंड वेव को हम पानी के अंदर से, क्योंकि पानी क्या है उस केस में मीडियम है, यहाँ पे मीडियम क्या था? एयर। तो उस केस में पानी का जो मीडियम है, उस मीडियम का हमें डाटा पता होगा कि उस मीडियम के अंदर ये डाटा है, उसको यूज ले लेंगे हम लोग। और फिर जो आपकी जो अल्ट्रासाउंड जो है उसको हम लोग उसके अंदर से पास करवाएंगे और वही प्रोसेस अपनाएंगे जो इसमें अपनाया है। स्टॉप वॉच से स्टॉप नोट कर लेंगे टाइमिंग को, कितनी देर में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उसके हिसाब से हम उसको, रिफ्लेक्शन के लिए भी एक दिक्कत आएगी, रिफ्लेक्ट होके चलो वापस आ गई, लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हमारी हियरिंग जो रेंज है उससे ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो हमें सुनाई नहीं देती। तो उसके डिटेक्शन के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जो उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्शन के बाद में हमें पता लग जाता है कि साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है। तो वो टाइम नोट कर लेंगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें डेप्थ पता चल जाएगी। इस तरीके से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में भी हम ऑर्गन्स को चेक करते हैं। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसको आप सोनोग्राफी बोलते हो। तो वो अल्ट्रासाउंड जो है वो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो मीडियम है उसके भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर अल्ट्रासाउंड से हम अंदर की जो भी ऑर्गन्स हैं उसके पिक्चराइजेशन उसका होता है, अंदर से दिखाई देता है कि इसके अंदर स्टोन है, जैसे किडनी का स्टोन देखना है या यूट्रस में कोई गांठ वगैरह है उसको देखना है, लीवर का इन्फेक्शन देखना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग अल्ट्रासाउंड से वो चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्टर्स वो लोग मेडिकल लाइन में आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड, दैट मीन्स सोनोग्राफी, जिसको आप लोग नॉर्मल वे में यूज लेते हो, वो भी हम उसी तरीके से काम में लेते हैं। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। और क्या हो सकता है इस इनडायरेक्ट मेथड में? और मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे पास में, जैसे मैं आपको एक रेडार सिस्टम के बारे में बताता हूं। जैसे रेडार सिस्टम होता है आपका, देखिए कैसे समझाता हूं इसके बारे में भी आपको। जैसे सपोज कीजिए कि ये यहाँ से आपका एक रेडार सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमेशा माइक्रोवेव जो है वो ऐसे निकलती रहती हैं, इस तरीके से माइक्रोवेव ऐसे, ठीक है। ये माइक्रोवेव जो हैं ये इस तरीके से स्पेस के अंदर चलती हैं। अब कोई भी एरोप्लेन है हमारे पास में, अगर वो एरोप्लेन आया, माइक्रोवेव का नाम लिया मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी स्पीड क्या होगी? हमें पहले से पता है इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो स्पीड तो हमें इसकी पता चल गई, वेलोसिटी हमें इसकी पता है ऑलरेडी कि ये वेलोसिटी है इसकी। अब देखो, अब मान लो कोई एरोप्लेन है, तो वो एरोप्लेन इस पोजीशन पे है तो उससे ये टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। जब तक इसके ऊपर कोई एरोप्लेन नहीं आएगा तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी और ऊपर ही जाती रहेंगी, मतलब वापस लौट के नहीं आएंगी। जैसे ही इसके पाथ में कोई एरोप्लेन आया या कोई एयरक्राफ्ट आया या एयर बस या एयर, मतलब जो भी है आपका स्पेस का कोई भी शिप आया, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और वापस जिस स्पीड से आ रही है वो ये स्पीड है। दैट मीन्स वो बहुत ही फास्ट वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलता है, और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग जैसे ही थोड़ी देर बाद में, आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब थोड़े टाइम बाद में वो मान लीजिए कि यहाँ पहुँच गई, तो इसके और इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो मान लीजिए 1 सेकेंड है आपका। कितना आया? 1 सेकेंड। अब यहाँ से भी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है इस तरीके से। तो हम इसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे, तो एंगल भी मिल गया हमें, इस केस में एंगल भी मिल गया है और ये डिस्टेंस भी मिल गई है, और ये जो डिस्टेंस है ये हम फिर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे एरोप्लेन्स हैं उनकी हाइट क्या है और किस पोजीशन पे है वो, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, जिसको हम एक रेडार सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडार सिस्टम। इस रेडार सिस्टम में जैसे हमारे मान लीजिए दुश्मन देश का कोई फाइटर प्लेन आता है, तो उसको भी इसी तरीके से रेडार सिस्टम जो है वो मतलब एनी टाइम घूमता रहेगा और वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई भी
अगर एरोप्लेन आता है तो वो इसी तरीके से सिग्नल देता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन, उस एयरक्राफ्ट की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और उसकी हाइट जो है वो मेजर हो जाती है। और फिर या तो हम उसको वार्निंग देते हैं, अगर वार्निंग भी अगर अगला बंदा नहीं माने, उसको एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में फिर उसको हम हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और हाइट का पता चल चुका है। तो नीचे जो भी गन है हमारी, जो भी मिसाइल लॉन्चर हैं, उससे हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये वाली टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज होती है। ये हो गया आपका एक मेथड जिसको हम बोलते हैं कौन सा, 1D, दैट मीन्स 1 डायमेंशनल फिजिक्स, उसके अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, अगला जो फंक्शन है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तरीके से किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा सिस्टम समझना पड़ेगा। मैं एक अपरेटस बनाता हूं जिसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक अपरेटस होता है। ये वाली जो है लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन के ऊपर रखा जाता है। फिर इसके ऊपर हमारे पास में इस तरीके से एक रोटेटर होता है, इस तरीके से रोटेटर। इस रोटेटर पर इस वाली जो रोड है, इसको ऊपर नीचे हम लोग घुमा सकते हैं। और इस रोड में हमारा एक टेलीस्कोप लगा होता है, इस तरीके से टेलीस्कोप, ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे घुमाएंगे तो ये जो बनने वाला एंगल है, इस एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे हमारे पास में ये एक अपरेटस बन गया है, यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने एंगल का बनाएगा, 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल तक ये घूम सकता है। ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक चिमनी है, इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास में कोई हाइट पे टावर है, ऐसे टावर है कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई टावर है। और इस टावर पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूँ, और इस पे बिना चढ़े मैं इसकी हाइट को मेजर भी नहीं कर सकता हूँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले अपरेटस को, इस सेक्सटेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट। ये है सेक्सटेंट आपका, ठीक है। इस सेक्सटेंट को हम लोग, ये जो इसका होरिजन है इस टावर का, इस टावर के होरिजन के बिल्कुल ऊपर रख देंगे हम इस सेक्सटेंट को, ऐसे रख दिया। और ये जो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और साथ में एक स्केल ले ली और चलते गए चलते गए चलते गए और यहाँ तक पहुँच गए, सपोज कीजिए। और यहाँ तक पहुँचने में हमें मान लीजिए कि 500 मीटर की डिस्टेंस हमने कवर की यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई। अब ये सेक्सटेंट जो हमने रखा था, इस सेक्सटेंट से हमने यहाँ पे इसके इस पॉइंट को देखना शुरू किया। ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने इस सेक्सटेंट से देखना शुरू किया ऐसे। तो यहाँ पे हमारी टेलीस्कोप लगी हुई है, इस तरीके से हमने इसको देखना शुरू किया ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास में ये एंगल भी आ गया, थीटा मान लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर रोटेटर लगा हुआ है और उस रोटेटर से हमने इसको घुमाया, ऊपर नीचे किया, ऐसे ऐसे किया, तो हमें एंगल का भी पता लग गया कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो एंगल आ गया और आपके पास में ये डिस्टेंस भी आ गई। तो क्या हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपका। क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा बी टेन थीटा। बी कितना है आपका 500 मीटर और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री आया, थीटा कितना आया 45 डिग्री। तो P इज इक्वल्स टू 500 इंटू 500 इंटू टेन थीटा, 1045 डिग्री। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो उस केस में P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 500 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 500 मीटर। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से 500 मीटर की बजाय आप 1000 मीटर पे चले गए तो बनने वाले एंगल की वैल्यू बदल जाएगी। एंगल की वैल्यू बदलने से इसकी हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट उतनी ही आनी है, एंगल की वैल्यू बदल जाएगी। या फिर हम इस 250 मीटर ही चले तो एंगल की वैल्यू और बढ़ गई है, अगर आगे जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, पास जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी बेस पे हम सेक्सटेंट को ऊपर नीचे करेंगे और एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये तरीका होता है एक आपका,
ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक और कौन सा तरीका हम यूज ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसी के अंदर हम लोग एक चीज और भी काम में ले सकते हैं, और वो क्या है, वो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में अगर हम इसको बड़ी कैलकुलेशन में लेके जाएं, तो सपोज कीजिए जैसे मेरे पास में एक इस तरीके से एक सर्कुलर कोई ऑर्बिट है या पाथ है, और यहाँ पे इसका सेंटर हमने ले लिया, और इस सेंटर से हमने ये एक हॉरिजॉन बना लिया, और इस हॉरिजॉन से हमने सेक्सटेंट लगा दिया, और ये एक आर्क बन गई। क्या बन गई? आर्क। ये एक थीटा एंगल बन गया, और ये इसकी रेडियस बन गई, रेडियस आर, और ये इसकी आर्क है, आर्क। तो अब इस केस में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। इस केस में भी हम ये डिस्टेंस का पता कर सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर इसका पता लगाना है, मतलब दो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला है, तो इसमें भी थीटा, बी और पी, तीन क्वांटिटी है हमारे पास में, परपेंडिकुलर, बेस और एंगल। ये एविलेशन एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एविलेशन एंगल। इस एविलेशन एंगल के लिए हमारे पास में इसको जो मेजर कर रहे थे हम यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी तीन क्वांटिटी हैं, ये रेडियस है, ये आर्क है, और ये एविलेशन एंगल है आपका। तो इन तीनों के बीच कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमारे पास है, तो तीसरी क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा होता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी ये यूज हो सकता है। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। अब इसके साथ साथ अगर हम और आगे चलें तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर। उसमें हमारे पास में क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि हम जैसे मान लीजिए आपका सन है, और एक सन है, और ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में और भी दूसरे सन होंगे। मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो। क्या निकालनी हो? एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो। तो उस केस में हमारे पास जो सिचुएशन निकल के आती है वो कैसी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए आप कैसे, जैसे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर सपोज कीजिए कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये लीजिए, यहाँ से इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, ये मैंने टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये लीजिए, यहाँ से ऐसे डायग्राम बनाया मैंने ऐसे। ये एंगल है आपका थीटा, और ये है मान लीजिए इसकी आर्क, ठीक है, और ये है इसकी मान लीजिए रेडियस ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ का ऑर्बिट है, और आप यहाँ पे हैं अर्थ पे, और ये किसी अदर प्लैनेट का ऑर्बिट है, ये वाला, ठीक। और हमें इसका मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट में मान लीजिए कि ये प्लैनेट ही है आपका, इतना बड़ा प्लैनेट ऐसे, ठीक है। तो इसकी ये जो आर्क बनी है, ये आर्क जो है, इसकी जो ये रेडियस है, इससे बहुत ज़्यादा छोटी होती है। उस केस की बात कर रहे हैं हम। इफ इसको R मान लिया, इफ द R इज सो मच ग्रेटर देन A, इसको A मान लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये हमें समझना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे और किसी चीज का छोड़िए आप, जैसे अर्थ और मून के बीच का ही एग्जांपल ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? अर्थ और मून के बीच का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अर्थ और मून जो है उसके बीच का अगर हम एग्जांपल लें, और यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं मैं, इसी को देखो दूसरे तरीके से बनाता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। मान लीजिए कि इस तरीके से आपका मून है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, और ये यहाँ से हमने इसको देखना शुरू किया। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास ये दो लाइन बननी चाहिए हमेशा। दो लाइन नहीं बनेंगी तो एंगल नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा तो हम इस डिस्टेंस को बिल्कुल भी मेजर नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। तो ये
ये एंगल बना, मान लीजिए थीटा, इस तरीके से हमारा एंगल बना, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, आप यहाँ पे अर्थ के ऊपर हो, ऐसे अर्थ है मान लीजिए ये, ठीक है, अर्थ के ऊपर हो इस पॉइंट पे, और आप यहाँ से इसको देख रहे हो ध्यान से, समझ में आ रहा है आपको बात। अभी देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे आपको, और उन एग्जाम्पल्स को आपको थोड़ा माइंडली एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, जैसे ये स्टूडेंट मेरे पास बैठा है, अभी ये मेरे राइट हैंड की साइड में है, फिर ये यहाँ से खिसकता खिसकता इस साइड में आ गया, तो अब ये मेरे लेफ्ट हैंड की साइड में है, मतलब इसकी पोजीशन मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। नोटिस की, ये चीज़ नोट की आपने, ठीक है, नोट की। अब सुनिए दूसरी बात। अब देखिए, अगर मैं दिल्ली में हूं तो सूर्य उदय, दैट मीन्स सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। और अगर मैं कन्याकुमारी में हूं तो भी सूर्योदय कौन सी, सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में ही होगा। और अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो भी ईस्ट में ही होगा। और अगर मैं दुबई में हूं तो भी ईस्ट में ही होगा। और अगर मैं वहां से खिसक के मैं मान लो सिंगापुर चला गया तो भी ईस्ट में ही होगा। कुछ समझ में आ रही बात? मतलब हमारे बीच सन और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि हमें उसकी पोजीशन बदलती हुई नज़र नहीं आ रही, उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल नहीं रही है, वो हमें एकदम एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। नोट कीजिएगा इस चीज़ को। एक नंबर, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन की खिड़की के बाहर देख रहे हो, 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं। नंबर 1, एक पेड़ खड़ा है, और नंबर 2, एक पहाड़, ठीक है। जैसे ही ट्रेन गुजरेगी तो देख लीजिएगा, ऐसे ट्रेन गुजर रही है, ये पेड़ है, तो ट्रेन गुजर रही है तो ये पेड़ जो है ये अप्रोक्सीमेटली आपने देखना शुरू किया तब से लेके, और अप्रोक्सीमेटली ऐसे ट्रेन गुजर रही है और आप इसके पास से गुजर रहे हो, आपका और आपकी आई के रेटिना के बीच और इस पेड़ के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे ही आप ऐसे 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 गुजरोगे, क्या होगा, 180 डिग्री पे एंगल बनेगा और ये पीछे चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं उस पहाड़ की बात करूं जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, तो उस पहाड़ को जब आपने देखना शुरू किया तब वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा था, और फिर काफी टाइम बीत जाने के बाद में वो आपको थोड़ा पीछे दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पेड़ के और आपकी ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम थी, और आप जिस पहाड़ को देख रहे हो उसकी डिस्टेंस और ट्रेन के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। इस वजह से उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो हमें लेट चेंज होती हुई नजर आ रही है। थर्ड एग्जाम्पल, समझ में आई कुछ बात? अब उसी चीज को हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ हम उस चीज को पैरेलैक्स मेथड बनाएंगे अभी एक, उसमें भी इसको यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स और बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार्स हैं जिनकी डायरेक्शन और पोजीशन हमें सिमिलर नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि जैसे ही वो चक्कर काटेगा तो उसका जो राउंड है, मतलब उसका जो ऑर्बिटल पाथ है, वो इतना बड़ा होता है कि वो हम लोगों को एक जगह स्टैटिक नजर आने लग जाती है। ये वाली चीज हमें थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए, ठीक है। उसी चीज को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं आपके मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो ये इसका डायमीटर है, किसका, मून का डायमीटर। और अगर मून का डायमीटर हमें पता है और थीटा हमें पता है, थीटा एंगल, ठीक है, तो उस केस में हम इसकी ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, ये फाइंड कर सकते हैं। रेडियस मतलब डिस्टेंस, ठीक, या फिर रेडियस है और ये रेडियस हमारे पास में है और थीटा हमारे पास में है, तो इसका डायमीटर भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही अदर प्लैनेट्स का भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमें इसके बारे में समझनी है। अब जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस टॉपिक को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड।
और ये पैरेलैक्स मेथड जो है ये लार्ज डिस्टेंस स्टार टू स्टार, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको हमें समझना है। अब उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसको डायग्रामेटिकली और जो एग्जांपल्स मैंने अभी अभी आपको दिए हैं उनसे हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी मैं इसको इरेज करके और एक डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए आप। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे अपना पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड जो है वो यूज लिया जाता है फार ऑफ स्टार वाली डिस्टेंस के लिए, फार ऑफ स्टार वाले डिस्टेंस के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है जिससे हम समझ सकते हैं, एक स्टेटमेंट बनाया है मैंने जिससे हम समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड मीडियम रेंज। ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड मीडियम रेंज मोर देन ए प्लैनेट एंड लेस देन फार ऑफ स्टार्स। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं और वो बात क्या है वो ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि हम समझने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड। उसके लिए हमने मान लीजिए कि हमने सन बनाया, यहाँ पे ये लीजिए सन बनाया। ठीक है, ये है आपका सन। ठीक, अब इसके चारों तरफ ये आपका एक ऑर्बिटल पाथ है, ऐसे इलिप्टिकल, सॉरी ऑर्बिटल नहीं इलिप्टिकल पाथ है, ऐसे इलिप्टिकल पाथ बनाया आपने जिसमें आपका अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जब हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाई थी तो उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो डिस्टेंस है किसकी, अर्थ की, जब वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तो सन से उसकी जो एवरेज डिस्टेंस हमने निकाली थी उसको हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना था। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना था। तो इस इलिप्टिकल पाथ के लिए ये जो हम डायमीटर लेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2AU। कितना लिख सकते हैं, 2AU। अब दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत ये आती है कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई स्टार है आपके पास, ऐसे कोई स्टार है और इस स्टार की हमें डिस्टेंस निकालनी है और आपका अर्थ यहाँ पे घूम रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, और ये जो स्टार है ये हमें उसी पोजीशन में नजर आ रहा है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर तक है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दिस स्टार इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन में चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा समझना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें मेथड अपनाना है और उस मेथड में हमें एंगल बनाना है और उस एंगल के लिए हमें 2 लाइनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 2 लाइनें तो हम इसके साथ में बना नहीं सकते। तो देखिए सपोज कीजिए कि जब आपका अर्थ यहाँ पे था और आप यहाँ से इसको देख रहे थे तो आपकी जो डायरेक्शन है देखने की वो ये थी, इस तरीके से आप इसको देख रहे थे, ये वाली पोजीशन बनी। ठीक है, फिर जब यहाँ से आप घूमते 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 6 महीने हो गए आपको और आप सो गए और 6 महीने बाद कुंभकर्ण की नींद लेके आप उठे तो आप यहाँ पहुँच चुके थे इस जगह, क्योंकि हाफ डिस्टेंस तो ये कवर कर ही लेगा 6 महीने में, क्योंकि टोटल जो है वो 12 मंथ की होती है, तो हाफ कितनी होगी, 6 मंथ की। और जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने एक और दोबारा से इसको ऑब्जर्व किया और इसके यहाँ पे आपने एक लाइन को अज्यूम कर लिया। इमेजिनेशन ही फिजिक्स है, सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब सपोज कीजिए कि इस सन की जो रेज हैं उनको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद में ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये लीजिए, ये ड्रॉ कर लिया हमने ऐसे इनको, रेज को। अब सपोज करते हैं कि ये जो रे है, इन रे से ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना इसको हमने माना θ1 और इसको हमने माना θ2। ठीक है,
अब ये दो एंगल हमने अज्यूम किए यहाँ पे, और इस स्टार से ये जो रे है बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, या फिर हम मान सकते हैं कि यहाँ से 3 महीने बाद जो अर्थ है वो यहाँ पहुँचती है, तो इस वाली पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे एक बीचों बीच लाइन बनाई। तो अगर ये थीटा एंगल है तो आपके पास में जो शेप बन रही है वो देखिए इस तरीके से शेप बन रही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल शेप है ये ऐसी, तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा आपका। और ये अगर थीटा 2 है तो ये एंगल आपका थीटा 2 होगा। सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए ये एंगल जो है, ये जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस थीटा 2, और ये वाला क्या होगा, प्लस थीटा 1। तो ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरीके से ये दो एंगल बन गए। ये राइट हैंड साइड में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है इसलिए इसको हमने नेगेटिव ले लिया है। ये चीज आ गई आपकी। अब देखिए ये जो कंप्लीट एंगल जो है इसको हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो है आपकी आर्क, जिसको आप आर्क बोलते हो, आपके पे आप पास में क्या निकल के आ गया, ऐसा एक फिगर निकल के आ रहा है यहाँ पे। इसको हम बोल रहे हैं, ये जो एंगल है आपका थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, दोनों एंगल्स का ऐड। और ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक वाली, इसको हम दिखा सकते हैं 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे स्टार था। ठीक है, और ये पैरेलैक्स मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पैरेलल जो रेज हमने ली हैं इस वजह से ये पैरेलैक्स मेथड बोला जाता है। और ये जो एंगल बना है इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ कि पैरेलैक्स एंगल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये आपका आ गया पैरेलैक्स एंगल, और इस पैरेलैक्स एंगल के लिए आप क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन पैरेलल रेज एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन स्टार एट डिफरेंट टाइम्स। इस तरीके से हम इस पैरेलैक्स एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया है आपका। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उस फॉर्मूले में हम लोग क्या लेंगे, देखिए ये आर्क है और ये एंगल है, और ये इसकी डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बताता है आपको, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बताता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू डाली यहाँ पे। अब आर्क कितनी है आपकी, 2AU अपॉन, यहाँ पे रेडियस तो निकाली नहीं हमने, आर मान लिया रेडियस को। थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है थीटा 1 और फिर प्लस, सॉरी इनको हाँ कंसीडर करेंगे, हाँ माइनस थीटा 2, ऐसे। ठीक है, एंगल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, थीटा 1, ये माइनस प्लस हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू, आपके पास में आ जाएगा 2AU अपॉन आर। आर को इधर ले गए तो क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला, रेडियस दैट मीन्स डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस कौन सी आई, डिस्टेंस आई आपके पास में स्टार, कौन सा स्टार, ये फार ऑफ स्टार है, फार स्टार बोल सकते हैं आप इसको, इसकी और आपके अर्थ के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो क्या बोलेंगे आपको, रेडियस मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, ये इधर चला गया तो आपके पास आ जाएगा 2AU अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया इज इक्वल्स टू आर। ये फॉर्मूला आ गया पैरेलैक्स मेथड का, जो आपके सामने अभी हमने सोल्व किया है।
तो ये चीज है आपका पैरेलैक्स मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो स्टार्स के लिए उनकी डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के काम में लिया जाता है, और बड़ा इजी भी है और समझने में भी। सिर्फ एक बात समझनी है आपको इसके अंदर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा मिलियंस बिलियंस मीटर्स, कई लाख मिलियंस मीटर या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होता है, दूरी के ऊपर होता है, डिस्टेंस के ऊपर होता है, उस केस में जब हम उसको देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमें बदलती हुई नज़र नहीं आती है, उसको हम स्टैटिक मान लेते हैं। ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने इसको बनाया है। ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, तो बड़ी दूरियों की बात होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे हम लोग स्मॉल मेजरमेंट करते हैं, जैसे मैं एटम की साइज की बात करूं, या फिर मैं एटम की साइज इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, जो कि बहुत ही छोटी साइज होती हैं, अगर उन केसेज की हम बात करें तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम समझेंगे कि माइनर मतलब माइक्रो रेंज में जो डिस्टेंस होती हैं उनको कैसे हम मेजर करते हैं। ये कौन सी थी, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट वाली। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।